हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग पेज नंबर 108 तक कवर किए थे और क्वेश्चन नंबर 149 तक कवर किए थे। यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 109 से प्रारंभ करेंगे और 150 तक कवर किए थे, 150 नंबर क्वेश्चन तक। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। ठीक है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लगभग 20 साल के जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उस सारे का जो है क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन बैंक है, उस सारे का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो 68वीं बीपीएससी से लेके 68th बीपीएससी तक हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, तो लगभग ये 20 साल या 25 साल के आसपास हो जाता है। सारे क्वेश्चन का ये संग्रह है जो आने वाले एग्ज़ाम में, आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में तो एक ओवरऑल आइडिया क्रिएट करेगा ही कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, जो बीपीएससी टीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। देखिएगा जो एग्ज़ाम होगा, जो जो अगस्त के लास्ट में होने वाला है एग्ज़ाम, देखिएगा यहीं से हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो जब इसका ख़त्म हो जाएगा इसका क्लास, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी पर मिल जाएगा। तो वो जो जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है आपका 151 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्य में कहाँ विधान परिषद है। तो विधान परिषद कौन कौन से राज्य में है, तो इसमें दिया है केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एंड बिहार। तो ये 4 ऑप्शन में ओनली बिहार में जो है विधान परिषद है। तो सही आंसर इसका हो गया डी। और ये देखिए 95 में पूछा गया है बीपीएससी में। तो अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 61 के अनुसार, जो अगर बात करें तो विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, लेकिन अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 170 है। इसमें कहा जा रहा है, आर्टिकल 170 में कहा जा रहा है विधानसभाओं की संरचना 170 में किया गया है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया गया है और अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 170 में कह रहा है ये प्रावधान किया गया है, विधानसभाओं के निर्वाचन से संबंधित अनुलेख लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर, इसमें कहा जा रहा है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे देता है या देना चाहिए। तो वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष अपना पद जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके पद अपना त्याग सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 179 में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 154 का रहा, किसी उच्च न्यायालय में यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ये किस उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। तो सही आंसर हो गया बी। तो ये जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट यूपी में जो केस चल रहा था 1994 से, तो इसमें निर्णय दिया है कि 3 बार तलाक कहने से ये तलाक नहीं होगा। ठीक है, ये गैर कानूनी करार दिया गया था इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 154 का बी। 155 नंबर का, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो इसमें देखिए सी गुवाहाटी भी है और कौन सा है, मुंबई भी है। और ये दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका तो अपना एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, इलाहाबाद का यूपी के लिए है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सी और डी दोनों। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तब समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कौन कौन से है। गुवाहाटी जो हाईकोर्ट है उसमें असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। और मुंबई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली एवं दमन एंड दीप आता है, तथा गोवा भी आता है, मुंबई में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबरी मस्जिद। ये मामला तो सुने ही होंगे आप लोग। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखा गया था, जो लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष, वो किस प्रकार का मुकदमा है। तो वो जो है टाइटल सूट कहा जाता है या फिर उसका स्वत्वाधिकार मुकदमा कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, इस मुकदमे को जो है स्वत्वाधिकार मुकदमे या टाइटल सूट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद तथा राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं।
तो इस जब अपने अपने दावे पेश करने लगते हैं जब दो कम्युनिटी के लोग, तो टाइटल सूट कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है स्वत्वाधिकार मुकदमा। तो 156 का सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 तक जो संबंधित है, ये निर्वाचन से संबंधित है। तो इसमें जो सही आंसर हो गया आर्टिकल या अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने तथा इसे निर्वाचन को संचालन करने का मतलब आदेश देता है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 157 का। क्वेश्चन है 158 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिक प्रदान करता है। तो ये है आर्टिकल 13। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार को छिन्नित या शून्य करती हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन से बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ठीक है, 32 जो है आर्टिकल 32, इसके अनुसार क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट्स जारी कर दिया जाता है। अगर कोई फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट्स जारी किया जाता है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने तरह के रिट्स जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट्स जारी करते हैं वो कौन सा आर्टिकल है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 245 में कह रहा है केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार है। मतलब क्या संबंध होगा संवैधानिक शक्ति का जो विस्तार किया गया है, कौन संघ के क्षेत्र में आएगा कौन राज्य के क्षेत्र में आएगा, उसका विस्तार दिया गया है। अनुच्छेद 326 लोकसभा का विधानसभा का निर्वाचन जो वयस्क मताधिकार पे होता है वो मेंशन किस पे है, अनुच्छेद 326 पे। तो ये भी याद रखना आपको कि आर्टिकल जो है 324 से लेकर 329 तक जो है ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 159 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो देखिए शिक्षा जो है एजुकेशन है ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। 3 तरह के सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची वो होता है जिसमें केंद्र सरकार अपना कानून बना सकते हैं। राज्य सूची वो सूची होता है जो कि राज्य सरकार अपना कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची होता है दोनों के सहमति से समवर्ती सूची में जो है कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के संघीय ढांचा को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्य के लिए निश्चित कर दिया गया, मतलब केंद्र और राज्य में बंटवारा कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, जो ऐसा विषय है जो संघ सूची के लिए महत्वपूर्ण है संघ सूची में डाला गया है, जो राज्य सूची के लिए महत्वपूर्ण है राज्य सूची में डाला गया है, जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, शिक्षा प्रारंभ में जो थी राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन इसको हटा के कर दिया गया है समवर्ती सूची में। किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसका जो समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 में धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था उसे कब जो है समवर्ती सूची में दे दिया गया है, तो 1976 में दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू के वितरण पर सिफारिश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280। 61 नंबर, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, ये रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 161 का बी। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त के संबंध में रखता है, वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में विभाजन के लिए सिद्धांत के बारे में सुझाव देता है कि कितना % किस राज्य को देना है। क्वेश्चन है 162 नंबर, इसमें कहा जा रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग का स्थापना किया गया था 15 मार्च 1950 को। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, सॉरी एक असंवैधानिक संस्था है। इसका जो है वित्त आयोग का कोई भी उल्लेख जो है संविधान में नहीं था।
मतलब ये कब की बात हो रही है, जब संविधान बना था तो इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इसको जो है एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को इसको सम्मिलित किया गया। तब से ये क्या है, एक संविधानिक है। ठीक है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य होता है केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्य की वार्षिक योजना के संबंध में सलाह देना। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया। लेकिन अगर हम लोग नीति आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 163, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। तो वो है तेलुगु देशम पार्टी का। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर GMC बालयोगी थे, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है। 164 नंबर, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग का है। ठीक है। चुनाव आयोग देता है कि ये क्षेत्रीय पार्टी है या नेशनल पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी जो भी है। ठीक है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए वह कुछ मापदंड घोषित करता है, जो देखेंगे हम लोग आगे मापदंड क्या है। अभी वर्तमान में जो है नेशनल पार्टी कौन बना है, तो आम आदमी पार्टी बना है। ठीक है। गुजरात इलेक्शन के बाद 2001 का क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। 165 नंबर, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो इसमें जो आंसर दिया है इसमें सारे कथन सही है। जैसे यहाँ पे है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह दल जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये भी सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। ठीक है, तो ये 1999 की बात कर रहा। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो अभी का करंट सिनेरियो क्या है ये पता चलेगा हम लोगों को। इसका दिया है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियम की व्यवस्था की गई थी। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। वह राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्य में 6% मत प्राप्त किया हो। 4 राज्य में कितने? 6% मत प्राप्त किया हो, और किसी राज्य या राज्य के लोकसभा में 4 सीट जीता हो, या लोकसभा के 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीट प्राप्त करता हो, तो उसको क्या कहेंगे? नेशनल पार्टी है या राष्ट्रीय दल है। उसके बाद है 1999 में के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय 48 राज्य स्तरीय पार्टी थी उस टाइम तक। वर्तमान में अगर बात करें, 1999 में तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हुआ करता था। वर्तमान में अगर बात करें तो 8 राष्ट्रीय दल है। एक कांग्रेस है, जनता पार्टी है, CPI है, CPIAM है, बहुजन समाज पार्टी है, NCP है, तृणमूल कांग्रेस है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, और एक इसमें एक जुड़ गया है अभी आप पार्टी। ठीक है, तो टोटल 9 ऐसे पार्टी है जो नेशनल पार्टी है अपने इंडिया में। 66, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र और राज्य संबंधों में परिवर्तन की स्तुति का अधिकार दिया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा कब किया था? तो ये किया गया था 1987 में। तो याद रखिएगा, सरकारिया आयोग जो है ये किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के संबंधों को रिफॉर्म करने से संबंधित है। तो सही आंसर हो गया 1987। सरकारिया आयोग जिसे केंद्र और राज्य के संबंध की समीक्षा के लिए गठित किया गया था 27 अक्टूबर 1987 को, और अपना जो ये जो 27 अक्टूबर 1987 को जो है अपना रिपोर्ट सबमिट किए थे। और वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अध्यक्ष जिनका नाम था RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, और वही आयोग किस नाम से जाना गया? सरकारिया आयोग के नाम से जाना गया। ये 247 सिफारिश जो है प्रस्तुत किया सरकार के समक्ष 1987 में। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे केंद्र व राज्य के संबंध को समीक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर, इसमें कहा जा रहा है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखिए, पंचायत जो है ये एक स्टेट की बात है, तो स्टेट यानी राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन है, पंचायतों को संविधान की 7वीं सूची में राज्य सूची की विषय माना गया है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत के संबंध से राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और ये किसका? DPSP में है, आर्टिकल 40।
और इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसका गठन तथा चुनाव का अधिकार कराने का जो है अधिकार किसके पास, राज्य सरकार को है। फिर पूछा है 168 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है किसका है, ये तो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 नंबर, पंचायती राज संस्था को 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो देखिए पंचायत में जो है कितने विषय पर अपना कानून बना सकता है, तो 29 सब्जेक्ट है, इतना याद रखिएगा। और ये जो दिया गया है 243 जी के तहत, तो सही आंसर इसका हो गया डी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। और अनुच्छेद 243 जी या 243(6) के अनुसार पंचायत को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजना को जो उन्हें सौंपा जाए जिनके लिए वो अपना योजना बना सकते हैं। 11वीं अनुसूची के सूचीबद्ध विषय के संबंध में है, मतलब 11वीं सूची जो है ये किससे, पंचायती राज से संबंधित है। और 11वीं सूची जो है संविधान में कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, ठीक है, जोड़ा गया। इस पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित किया गया है। तो पंचायत में 29 है, और जो 74 संविधान संशोधन जो है वो किससे, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब वो अनुसूची कितने हैं, 12वीं अनुसूची है जो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा विषय नहीं है, तो देखिए ये जो है ग्रामीण खेल ये संबंधित नहीं है। बाकी ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और पुस्तकालय ये सब संबंधित है, लेकिन ये ग्रामीण खेल संबंधित नहीं है, 11वीं सूची का विषय नहीं है ये, ठीक है। तो सही आंसर हो गया सी। तो देखते हैं जो पंचायत के 11वीं सूची में पंचायत में उल्लेख मिलता है वो 29 विषय कौन कौन से शामिल है, जैसे पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है, व्यावसायिक शिक्षा है, पेयजल है, ग्रामीण आवास है, लघु वन है, मत्स्य उद्योग है। ये सब विषय जो शामिल है ये है पंचायती राज में, ठीक है, 11वीं सूची में जो 29 सब्जेक्ट है उसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। तो ये हुआ है ग्राम पंचायत का, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 243 से लेके 243(9) के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी या समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें सुझाव दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय होना चाहिए, और इसी की उन्होंने सिफारिश की। इसे गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगा, जिला स्तर पर जिला समिति होगा। इस सिफारिश को स्वीकार किया गया 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से, ठीक है। नागौर में इसको सबसे पहले लागू किया गया था, जो कि राजस्थान में है, और इसका उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन, मतलब संविधानिक दर्जा इसको कब मिला, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको एक संविधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसलिए इसका आंसर जो है इसका आंसर क्या है, इसका व्यवस्था क्या किया गया था, तो ग्राम पंचायत का। तो सही आंसर इसका सी हो गया। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये है अनुच्छेद 40, ठीक है, और ये डीपीएसपी का है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राजनीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो ये है आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका आंसर दे रहा है इनमें से सभी है। तो इसमें पहला दिया हुआ है, इसमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है। बिल्कुल पंचायत राज में क्या होती है, 3 श्रेणियाँ होती है। एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है प्रखंड स्तर पर, और तीसरा होता है जिला परिषद पे। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है, बिल्कुल सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है सही है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर 3 स्तरीय शासन की व्यवस्था करता है, ग्राम स्तर पर करता है, ब्लॉक स्तर पर करता है एवं जिला स्तर पर किया जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। 175 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो ये आता है कौन सा, ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत एवं जिला पंचायत, जिला परिषद।
पंचायत स्तर पे कौन होगा? मुखिया। और क्षेत्र समिति और मतलब प्रखंड स्तर पे कौन होगा? पंचायत समिति। और जिला स्तर पे होगा जिला परिषद। तो सही आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 176 है, इसमें कहा जा रहा है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो यह है ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 176 का सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को अनुरूप नीतियाँ बना सके एवं लागू कर सके। तो सही आंसर है 176 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 नंबर, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है तो स्थानीय जनता की। पंचायती राज को पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता का पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। तो स्थानीय जनता की आवश्यकता होती है। सही आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन 178 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो ये सभी को करता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सारे हैं। ठीक है, भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के स्वर्णगीन विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर है 179, पंचायती राज को डाइस के स्तर पर स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है तो भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, पंचायती राज स्थापना की प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी है। आगे चलकर इसका तो लागू हो गया था 1957 के ही टाइम में नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से, लेकिन इसका संवैधानिक जो मान्यता प्राप्त हुआ वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। तो 80 कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष हुआ करते थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति की गठन की गई जिसका अध्यक्ष हुआ करते थे बलवंत राय मेहता, जिसको बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से भी जानते थे, तथा इसका उद्देश्य ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था। मेहता ने पंचायत को त्रिस्तरीय ढांचा की सिफारिश की। फिर जाकर 1977 में एक और कमेटी गठित किया जाता है, अशोक मेहता समिति गठित की जाती है। 1978 में ये अपना रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि पंचायती राज जो होना चाहिए वो 2 स्तरीय का होना चाहिए। इसकी सिफारिश की थी। 1985 में जीबी के राव समिति का गठन किया गया था और 1986 में जो है एलएम सिंघवी समिति का गठन किया गया था। 1988 में किया गया था पी के थुंगम समिति का गठन किया गया था। एलएम सिंघवी समिति ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कहेगा किसके सिफारिश पे जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये जो है या सिफारिश की थी तो एलएम सिंघवी कमेटी के द्वारा। ठीक है, और एलएम सिंघवी कमेटी कब स्थापित किया गया था? 1986 में, और 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। 181 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे तो वो थे बलवंत राय मेहता। 181 का ये हो गया। नंबर है 182 नंबर, या इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? वैशिष्ट्य मतलब होता है विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ ऐसी, स्थानीय समुदाय के आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि स्थानीय समुदाय के आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का विशेषता जो है नहीं है। स्वयं सत्ता, लोक सहभागिता स्थानीय समुदाय को सशक्त विकेंद्रीकरण की विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 183 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। तो सर्वप्रथम राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन की सिफारिश की थी और इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये लागू किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश ने इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली करने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो पहला हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश। दूसरा, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था राजस्थान में, और दूसरा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नंबर 185, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? तो ये किया गया है अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। ठीक है,
अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। और इसके द्वारा और एक सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था जो 2 स्तरीय का होना चाहिए। बलवंत राय कितने बोले थे? बलवंत राय बोले थे कि 3 स्तरीय होना चाहिए। सरकारी आयोग किस लिए गठित किया गया था? केंद्र और राज्य के बीच संबंध को सुधारने के लिए। और LM सिंघवी जो 1988 में गठित किया गया था, उस समिति का क्या क्या सिफारिश था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया गया था, जिसने अगस्त 1978 में अपना रिपोर्ट पेश किया। उन्होंने न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने की सिफारिश की, ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की। 186 का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये है सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जन उपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन रख रखाव नहीं आता। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। 187 है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है? तो पंचायती राज जो है ये राज सूची का विषय है। इसका इलेक्शन और उसका रिजल्ट जो जारी करने का है, या इलेक्शन डेट, ये राज्य सरकार का काम होता है। ठीक है, जो राज्य स्तर पर इलेक्शन कमीशन होता है उसका काम होता है ऑर्गेनाइज करना। एक्सप्लेनेशन के तौर पे दिया है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई है। संघ सूची दिया गया है, राज सूची, समवर्ती सूची। पंचायती राज प्रणाली राज सूची का विषय के अंतर्गत आता है। यह सूची की प्रविष्ट 5 विषय है। ठीक है, और कितने हैं पंचायती राज व्यवस्था में टोटल कितने सब्जेक्ट है जो कानून बना सकते हैं पंचायती राज? तो 19 सब्जेक्ट है। ठीक है, ये 188 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है किस राज्य और किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण दिया गया है? तो ये देखिए, बिहार में दिया गया है 50%, उत्तराखंड में दिया गया है 50%, मध्य प्रदेश में दिया गया है और हिमाचल प्रदेश में। ये जितने राज्य हैं सारे राज्य में 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। तो 188 का सही आंसर हो गया डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इस सारे स्टेट में दिया गया है 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 नंबर, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण कर दिया? तो ये किया गया है बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। 190 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुआ है? तो देखिए, आपको पता होगा कि संसद में पेश होने से पहले वो एक बिल होता है। ठीक है, बिल होता है, दोनों राज्यसभा लोकसभा से जब पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो साइन किया जाता है तब जाकर वो कानून बनता है। तो 73वें संविधान संशोधन के लिए जो बिल बनाया गया था वो बिल नंबर कितना था? 64 संविधान संशोधन बिल के रूप में गया था। फिर 1992 में जब इस पर साइन हो जाता है राष्ट्रपति का, तब जाके ये बन जाता है कानून। ठीक है, तो वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये मतलब संविधान संशोधन एक्ट था, यह नियम था। ठीक है, तो ये बिल के रूप में कब गया था? 64 संविधान संशोधन बिल के रूप में गया था। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हो गया है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले जो अधिनियम थे वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो शुरुआत हुई थी, मतलब मिला गया उसको कब संवैधानिक दर्जा मिला है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूलतः ये जो बिल बन के गया था संसद में, 64वें संविधान संशोधन विधेयक बन के गया था। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण थोड़ा दिन के लिए रुक गया था। उसके बाद 72वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में ये क्या बन गया है? ये अधिनियम बन गया, और तब से पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया है। 191 नंबर क्वेश्चन का रहा, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो यह है 73वें संविधान संशोधन 1992। तो सही आंसर हो गया इसका ए। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। तो 191 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 192 है,
संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। सही आंसर हो गया 192 का डी। 93 कह रहा है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें जो है निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जो है ये नहीं आता है, बाकी सब कुछ आता है। सॉरी, ये बी न्यायिक जो है ये जुडिकल रिव्यू, ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो ये नहीं आता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, ये जो है बी जो है जुडिकल रिव्यू ये नहीं आता है पंचायती राज के अंतर्गत, बाकी सब आता है। जैसे अगर बात करें तो भूमि सुधार का जो होता है वो, उसके बाद निर्धनता निवारण कार्यक्रम ये इसके अंतर्गत आता है, तो ए सी दोनों आता है, लेकिन ये जो है जुडिकल रिव्यू नहीं आता है। रिपोर्ट है संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो देखिए या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो सही कौन सा हो गया सी। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कोई भी संविधान में अगर चेंज लाना है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत लाया जाता है, 368 के अंतर्गत। और ये जो इसमें प्रक्रिया दिया हुआ है कि किसी भी चीज़ को कानून या किसी भी चीज़ को हटाया कैसे जाए, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया जाता है। तो ये आप लोग कमेंट कीजिए कि ये आर्टिकल जो है किस देश से लिया गया आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 195 है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया था, कब लाया गया था, तो ये 1951 में लाया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1) और 19(2), 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 343 में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन है 196 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन को कहा गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसीलिए इसे जो है लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंदन भारती मामले दिए गए निर्णय उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संशोधन अधिनियम की शक्ति को इस मामले में निर्मित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था। तो याद रखिएगा जो लघु संविधान या मिनी संविधान जो कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो कि 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 197 है पिछड़ी जाति के प्रथम सभापति कौन थे। पिछड़ी जाति के आयोग जो बने थे उसके प्रथम सभापति कौन थे, तो उसको बनाया गया था काका साहेब कालेकर के द्वारा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भारत के संविधान का अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था 29 जनवरी 1953 को। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे काका साहब कालेकर थे, तो सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 198 है लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, तो सही आंसर हो गया सी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यदि इसे हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है बल्कि किसको है, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ये याद रखिएगा। इसकी स्वतंत्रता शक्ति ये सब कैसे गठन किया जाए, कैसे नियुक्ति किया जाए और कैसे बर्खास्त किया जाए, ये सब मेंशन है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, तो याद रखिएगा। अगर पूछा जाए किस भाग में संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, तो भाग कौन सा है 14 और आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। क्वेश्चन है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। तो देखिए 2019 का क्वेश्चन है, तो इसका जो संस्करण था M3 संस्करण था। इसको पढ़ेंगे हम लोग तो सही से समझ में आएगा। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग करके निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल, सहज बना दिया। पारदर्शी व्यवस्था के आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा
वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जो है वीवीपैट का उपयोग किया जा रहा है, जो M3 संस्करण का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200 का रहा, भारत के वरीय क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ जो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। नेता का क्रम में अगर देखें तो केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों का रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई, और जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक महालेख, जिसको क्या कहा जाता है, वरीय क्रम एक समान है। ठीक है, मतलब रैंक जो है एक ही समान होगा, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, यूपीएससी के अध्यक्ष हो, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, जिसको चीफ इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं, और भारत के क्या होती है, ये तीनों का वरीयता जो है एक ही क्रम का है, मतलब एक ही रैंक के ऑफिसर है। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा बाहर 17वें क्रम में रखा गया है। इसलिए इसका आंसर जो है ई दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 201 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाही का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने का संसद की शक्ति, और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं, यहीं तक। ठीक है, याद रखिएगा पेज नंबर जो है 115 तक हम लोग कवर किए हैं। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।